हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम जिस विषय पर, जिस ऐतिहासिक घटना पर चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारे आधुनिक भारत की या कहें स्वतंत्रता संग्राम की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। उसके विषय में हम आज चर्चा करेंगे। और इसके अलावा जो सैन्य अभ्यास होते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट सैन्य अभ्यासों के बारे में चर्चा करेंगे। और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप आईपीएल की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसी के साथ एक बहुत बड़ी घटना के बारे में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। और जो उसके तथ्य उसको करते जाना। अपने कॉपी किताब एकदम कहो तो पास में रख लीजिए, जो भी इस सेशन को देख रहे हैं। तो चूंकि घटना यह है कि आज है 13 अप्रैल 2024 का दिन। और आज ही के दिन 13 अप्रैल 1919 को एक घटना हुई थी जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड या नरसंहार कह सकते हैं। वो क्रूर दानव जिसको गोलियां वहां मासूम लोगों पर चलवाई थी, जनरल डायर, उसके आदेश पर जो ये घटना हुई। और उनका साथ देने वाले लोग कुछ भारतीय भी थे, उनमें एक नाम विशेष कर पढ़ा जाता है या देखा जाता है, वो हंसराज। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि जनरल डायर ने जो गोलियां चलवाई थी उसके एवज में उसका क्या हुआ बाद में, और ये आखिर ये घटना हुई क्यों। ये वहाँ जलियांवाला बाग में ये लोग इकट्ठे क्यों थे, क्या समस्या थी, या कोई ऐसी योजना बना रहे थे, या कोई फंक्शन था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चूंकि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अंग्रेजों ने भारत पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। जितनी मजबूती अंग्रेजों को बांडीवास और प्लासी की युद्ध के बाद हुई, उतनी ही कहते हैं कि इस घटना के बाद उतनी ही उसकी जड़ें खोखली भारत में होने लगी। उनकी इसकी नींव कह सकते हैं एक प्रकार से कि हिल गई थी, क्योंकि जो बहुत बड़ा नरसंहार था। और इसके नरसंहार के बाद जो भारत की जनता थी एकदम आक्रोशित हो गई थी अंग्रेजों के प्रति, क्योंकि इसमें मासूमों की जान गई थी। क्रांतिकारी तो चलो ठीक है, वो लड़ते भिड़ते, उनको मरना मानना अलग बात है, लेकिन मासूमों की जान जाना बहुत बड़ी बात है। अब उस घटना की जब हम पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि 1918 में जब ये विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अंग्रेजों ने भारत के ऊपर शिकंजा कसना शुरू किया। उसी के तहत 1919 में ही ये 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट एक लागू किया गया भारत अंग्रेजों की तरफ से भारत के ऊपर, जिसको काला कानून की संज्ञा दी गई। काला कानून क्या होता था, उसमें क्या समस्या थी कि ना कोई अपील होगी, ना कोई दलील होगी, ना कोई वारंट होगा। जिसकी चाहे पुलिस प्रशासन गिरफ्तारी कर सकता है, जिसको चाहे जेल में डाल सकता है, जब तक चाहे जेल में डाल सकता है, कोई सुनवाई नहीं होगी। ये ऐसा कानून जैसे ही वो लेके आए रॉलेट एक्ट के तहत, तो गांधी जी ने तमाम क्रांतिकारियों ने इसका विरोध करना शुरू किया। और इसी विरोध के तहत जो कि आज से 105 साल पुरानी ये घटना है, आज ही के दिन 105 साल उसके पूरे होने वाले हैं। तो इसके तहत जो कि अमृतसर में उस दिन बैसाखी का त्यौहार था, जो ये जलियांवाला बाग है, ये जो कि स्थित अमृतसर में है। अमृतसर कोई जल्ली नामक व्यक्ति की वो संपत्ति हुआ करती थी, वो बाग हुआ करता था। वहां पर लोग इकट्ठे हुए लोग। साधारणतः बैसाख का दिन था, बैसाखी का, जिसको गुरु पूर्णिमा बोलते हैं, क्योंकि सिखों में ये गुरु पूर्णिमा नववर्ष की तरह मनाया जाता है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन वहाँ मेला एला लगा हुआ था, तो वहाँ लोग इकट्ठे होना शुरू किए। बूढ़े थे, बच्चे थे, जवान थे, कुछ क्रांतिकारी थे। तो जो रॉलेट एक्ट था उसी के तहत दो लोगों की गिरफ्तारी, जो कि क्रांतिकारियों को इस तरह से आक्रोशित कर गई कि उन्होंने उसका विरोध करना शुरू किया। और जहाँ जलियांवाला बाग में ये लोग इकट्ठे थे, उन दो क्रांतिकारियों को गिरफ्तारी, जो कि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल, इन दो लोगों की गिरफ्तारी हुई। तो जो जलियांवाला बाग में जो लोग इकट्ठे थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर दिए। ये सूचना जो हंसराज वहाँ के एक व्यक्ति थे, जो उसकी सेना के लिए काम करते थे, अंग्रेजों की सेना के लिए, भारतीय थे, उन्होंने सूचना दी कि यहाँ पर कुछ क्रांतिकारी इकट्ठे हुए हैं और वो शायद विरोध प्रदर्शन करेंगे। ऐसी आशंका देखते हुए तुरंत वहाँ के जो ब्रिगेडियर थे उस समय सेना के, उन्होंने जाके जलियांवाला बाग को घेर लिया चारों तरफ से। और वो स्पष्टीकरण उन्होंने कई जगह दिया हुआ है कि उन्होंने पहले अनाउंसमेंट किया, लेकिन भीड़ भाड़ की वजह से किसी ने नहीं सुना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था।
अगर मेरे खुद का मानना ये है कि उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू की, जिससे हजारों की संख्या में लोग मारे गए। कुछ गोलियों से मरे, कुछ भगदड़ से मरे, कुछ तो ऐसा हुआ कि जान बचाने के लिए वहाँ जो कि बाग में कुआं था उस कुएं में कूद गए। और भगदड़ में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ बच्चों का, बूढ़ों का और महिलाओं का। ये भगदड़ में कुचल के मर गए। जो भगदड़ हुई, हजारों की संख्या में भीड़ थी वहाँ, तो हजारों की संख्या में मृत्यु हुई। इस जलियांवाला हत्याकांड को हम आज याद करते हुए इन वीरों को सत सत नमन करते हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए ये योगदान दिया। कुछ नालायक कहते हैं ना, भारत के माँ के कुछ सपूत होते हैं जो थोड़ा सा अबोध प्रकार के होते हैं, वो गली कूचों में महापुरुषों को जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी गाली देते हुए मिल जाएंगे। लेकिन इनसे कह दो कि अगर आज के समय में कि तुम जाके प्रधान से एक प्रधान के लिए एक एप्लीकेशन लिख दो, तो इनसे लिखते नहीं बनेगा। स्थिति है क्योंकि इनने पढ़ा ही नहीं थे आज की किस स्थिति से भारत को आज़ादी मिली है, लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। अब जनरल डायर की बात ये हुई कि मतलब जो जनरल डायर ने उसकी आदेश दिया गोलियां चलाने का, और वहां पर लोगों की मृत्यु हुई, लोग शहीद हो गए, बच्चे, बूढ़े, जवान तमाम। हालांकि सरकारी डेटा 379 व्यक्तियों को ही इंगित करता है कि 379 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि इसके अलावा उन्होंने इंगित किया जितने लोगों को गोली लगी थी उन लोगों को। लेकिन बहुत से लोग तो भगदड़ में बच गए, कुछ लोगों ने दीवार फांदी या कुएं में कूद गए, ऐसी तमाम घटनाएं हुई वहां पे, ठीक है, जिससे ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई वहां। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तमाम समितियां बनाई गई, जिसमें समिति में मुख्य विशेष रूप से समिति थी हंटर समिति, जिसमें पांच अंग्रेज थे। हंटर कमेटी जिसको कहते हैं, प्रश्न आता है कि हंटर समिति किससे संबंधित थी? जलियांवाला नरसंहार से संबंधित थी हंटर समिति। और हंटर समिति में भारतीय सदस्यों को भी शामिल किया गया था, जिसमें भारतीय क्रांतिकारी, उसमें चिमनलाल शीतलवाड़, साहिबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण, ये 3 लोग उस समिति में शामिल हुए। इसके अलावा भारतीयों ने भी अपनी एक समिति बनाई, उस मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में, जिसमें 3M कह सकते हैं, मदन मोहन मालवीय थे, इसके अलावा मोतीलाल नेहरू थे और मोहनदास करमचंद गांधी जी थे। 3M का ये मामला बनता है, जो भारतीय ने अपने जांच के लिए, खुद से जांच के लिए एक समिति का गठन किया था। तो हंटर समिति हमेशा प्रश्नों में पूछी जाती है। वही जलियांवाला बाग नरसंहार जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। इसके अलावा इस घटना के बाद जो कि बहुत से हमारे उस समय के क्रांतिकारी थे और कवि वगैरह थे, उनको सरकार की तरफ से उपाधियां दी गई थी, उन्होंने अपनी उपाधि लौटा दी। प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि इस घटना के बाद शंकर नारायण ने अपनी बासराय की जो समिति में ये थे, शंकर नारायण बासराय जो उस समय हुआ करते थे, उनकी समिति में, बासराय की समिति में थे, तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी, क्योंकि इतना आक्रोश हो गया था। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। अब जो हंटर समिति का जो गठन किया गया, उसका गठन 19 अक्टूबर 1919 को किया गया, जिसमें 5 अंग्रेज 3 भारतीय थे। मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। और कांग्रेस ने भी इसके लिए अपने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था, जो मदन मोहन मालवीय की सदस्यता में 3M की थी। मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू। अब बात आती है कि इस जनरल डायर का क्या हुआ? तो हमारे क्रांतिकारियों ने बदला लेने के उससे बस से इनको भी मार दिया। अब मार कब दिया? तो 13 मार्च 1940 का दिन था, और हमारे क्रांतिकारी थे ऊधम सिंह, जो लंदन में जाकर उन्हीं के घर में जाकर और जनरल डायर को गोलियों से भून दिया। ये जज्बा था आज़ादी का। हालांकि गांधी जी हमेशा अहिंसा के लिए के रास्ते पे चलते थे, लेकिन उसमें भी हमारे क्रांतिकारियों में भी 2 गुट थे, एक गरम दल था, एक नरम दल था, ठीक है। तो ऊधम सिंह थे जो गरम दल के सदस्य थे, और उन्होंने जाके जनरल डायर को उसके किए की सजा खुद से अपने से दी और गोलियों से भून दिया।
क्योंकि कुछ अबोध बालक नाना प्रकार की बातें करते हैं, महान क्रांतिकारियों को गालियां वगैरह देते मिल जाते हैं कभी कभार, लेकिन अबोध बालक है, भारत माँ ऐसे बालकों को संजोए रखती है, माँ तो माँ होती है। लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में मैं विचार करना चाहिए कि राजनीतिक देश भावना के लिए आप हमारे देश के शहीदों को गाली दो, ये तो कहीं औचित्य नहीं बनता इन चीज़ों का। तो इसलिए मैं सबसे विनम्र निवेदन करूंगा कि इस तरह के प्रयासों से दूर रहें, इतिहास को पढ़ें और जानें कि हमारे क्रांतिकारियों ने कितना बलिदान दिया। मैं इसी बलिदान के लिए एक जलियांवाला बाग पर 2 लाइनें मैं बोलूँगा कि अमृतसर की उस धरती को था कंपित किया तबाही ने, अत्याचारों का नृत्य किया जब खुलकर तानाशाही ने, रो उठी बाग की दीवारें हर दिशा खौफ से डोली थी, रो उठी बाग की दीवारें हर दिशा खौफ से डोली थी, जालिम डायर ने जब खेली खूंखार खून की होली थी। इसी के साथ मैं अपने इन वीर शहीदों को नमन करता हूं, जिनके अथक प्रयास से हम आज यहाँ आज़ादी में बैठे हैं और अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। मैं आपके सामने बोल रहा हूं, नहीं तो ऐसी आज़ादी की अभिव्यक्ति कहीं नहीं थी। अब चलते हैं, हमने इसकी चर्चा कर ली प्रथम विश्व युद्ध से लेकर और स्वतंत्रता संग्राम तक इसको लेके आए। अब बात करते हैं डस्टलिक सैन्य अभ्यास किन किन के बीच हुआ। ठीक है, तो ये सैन्य अभ्यास जो कि भारतीय कह सकते हो या तमाम देशों के साथ भारत के होते रहते हैं, विदेशों में भी चलते रहते हैं। ये सैन्य अभ्यास चूंकि होते क्यों हैं, ठीक है, तो अपनी मित्रतापूर्ण स्वेच्छा को जताने के लिए या जारी रखने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है और अपनी सैन्य शक्ति का अभ्यास करने के लिए किया जाता है। तो ये जो सैन्य अभ्यास हुआ है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है। अब उज्बेकिस्तान की बात करें तो ये वही उज्बेकिस्तान है जो कोल्ड वार के बाद, जो प्रथम विश्व युद्ध की बात अभी मैंने जलियांवाला बाग हत्याकांड में की थी, ये उसी प्रथम विश्व युद्ध की देन है। प्रथम विश्व युद्ध की देन ही ये उज्बेकिस्तान यहाँ हम देख रहे हैं। हालांकि ये 1991 में आया है, लेकिन कारण वही है क्योंकि ये मित्र राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्र होने के नाते रूस और अमेरिका और इंग्लैंड वगैरह हमारे जैसे देश की सेना थी उस समय की, तो वो हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो अंग्रेजों के लिए लड़ रही थी। और ये मित्र राष्ट्र होने के नाते एक ग्रुप में शामिल थे। एक तरफ मित्र राष्ट्र थे, एक तरफ ध्रुवी राष्ट्र थे जो जर्मनी वगैरह थे। तो यूएसए और यूएसएसआर और इंग्लैंड, जिसको आज के दिन ब्रिटेन कह सकते हैं, ये तीनों एक ही ग्रुप के सदस्य थे। तो इन्होंने ही लास्ट में युद्ध जीता। जो विश्व युद्ध हुआ इन्हीं लोगों ने, इनके ग्रुप ने ही युद्ध जीता। भारत भी उसमें शामिल था, लेकिन भारत का कोई औचित्य नहीं था क्योंकि उस समय हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे। तो जो उज्बेकिस्तान है सेंट्रल एशिया का देश है और ये यूएसएसआर का भाग हुआ करता था। ये यूएसएसआर का ही भाग है, जो आज रूस कह सकते हैं, जो 15 भागों में टूटा। सबसे बड़ा भाग जो रूस हुआ, जो आज रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वो भी यूएसएसआर का ही भाग है। जैसे हमारा पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, वैसे ही इसका इससे संबंध है। ये 1991 में टूट गया। तो डस्टलिक सैन्य अभ्यास की हम बात करें तो उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में होता है। और इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यासों की बात करें तो संप्रति सैन्य अभ्यास एक होता है, वो भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। मित्र शक्ति होता है जो भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। वज्र प्रहार होता है, एक लिख लेना, आप नोट करते जाना है। वज्र प्रहार होता है जो भारत और अमेरिका के बीच होता है। सूर्य किरण होता है, भारत और नेपाल के बीच में होता है। इसके अलावा गरुण शक्ति, भारत इंडोनेशिया, गरुण शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। शक्ति के गरुण शक्ति हमने पढ़ा भारत इंडोनेशिया में। और केवल शक्ति अगर की बात करें तो भारत और फ्रांस के बीच में। भारत और फ्रांस के बीच में और भी अभ्यास होते हैं जिसको शक्ति कहते हैं, वरुण कहते हैं और गरुण कहते हैं। ये तीनों अभ्यास हम फ्रांस की सेना के साथ करते हैं। और हैंड टू हैंड अगर बात करें तो ये हम चाइना के साथ करते हैं क्योंकि पड़ोसी देश है अपना। हैंड टू हैंड अगर सैन्य अभ्यास है तो वो हम चाइना के साथ करते हैं। और इसके अलावा अगर और बात करें तो हमारा डस्टलिक हो गया उज्बेकिस्तान और भारत की बीच में। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की, वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है। ठीक है, तो प्रथम स्थान किस देश का है, इसके ऊपर हम अगर चर्चा करें
तो प्रथम स्थान पे अगर हम देखते हैं वैश्विक साइबर अपराध क्या होते हैं। साइबर अपराध आज के ज़माने में कौन नहीं जानता, जो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये साइबर की ही दुनिया है, ठीक है। लेकिन इसमें यही अगर हम मेरा कोई डाटा हैक कर लेता है, चोरी कर लेता है, फिर मुझे वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, मेरे डाटा को नुकसान पहुंचा सकता है, वही साइबर अपराध होते हैं। तो वैश्विक साइबर अपराध की जो एक सूचकांक बना है कि सबसे ज़्यादा साइबर अपराध कहाँ होते हैं, तो इस सूची में हमारा रूस है जो परम मित्र है, रहा है और है भी वर्तमान की स्थिति में पहले स्थान पर साइबर अपराध में। अगर दूसरे स्थान की बात करें कि साइबर अपराध में दूसरे स्थान पर कौन है, तो जिनका रूस से युद्ध चल रहा है, यूक्रेन दूसरे नंबर पर है। और तीसरे नंबर की बात करें तो चाइना, क्योंकि तीनों देश एशिया के हैं जो कि साइबर अपराध में 1, 2, तीसरे पायदान पर हमें मिलते हैं। इसके अलावा अगर भारत की बात करें कि भारत इस उसमें सूचकांक में कहाँ है, तो भारत का स्थान 10वां नंबर है, लिख लेना। 10वें नंबर पे हम भारत को पाएंगे, ठीक है, ये भी नोट कर लेना। इसके अलावा एक सूचकांक और अभी आया है जो कि 2024 के सूचकांक की बात कर रहे हैं कि QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग, एक संस्था है, उसने यूनिवर्सिटी की रैंक जारी की है। उसमें अगर विश्व की टॉप यूनिवर्सिटी की बात करें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात हुई है। वो अगर भारत की टॉप यूनिवर्सिटी की बात करें, कि भारत की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी कौन है, तो वो निकल के आई है इनके हिसाब से JNU, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय न्यू दिल्ली वाला। JNU की घटना कौन नहीं जानता है, तमाम चर्चाओं में रहती है, जहाँ से हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी पढ़ के आई हैं। और उसकी कुछ लोग तो बुराइयां इतनी करते हैं JNU की कि खाते पीते पानी पी के बुराइयां करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारी यूनिवर्सिटी ने अपने देश में अव्वल नंबर का दर्जा प्राप्त किया है। वो राजनीतिक देश भावना अलग है, तो इसके बारे में हमने चर्चा कर ली, वैश्विक अपराध के बारे में कर ली, QS यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर ली। इसके अलावा अगर रूस की बात आती है तो ब्रिक्स का जो सम्मेलन है 2024 का, वो रूस में होने जा रहा है। और हमारे देश ने अगर S-400 मिसाइल का जो निर्यात किया था, वो रसिया से ही किया था, जिसका नाम S-400 था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा गया सवाल है और पूछा भी जा सकता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि IPL प्लस T20 में 7000 रन बनाने वाला 8वां भारतीय बल्लेबाज कौन बना है। तो हम बात करते हैं कि 7000 प्लस रन बनाने वाला बल्लेबाज जो 8वां भारतीय बना है वो कौन है। IPL प्लस T20 जितने भी उसने खेले, किसी लीग के हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हो सकते हैं, IPL सब टोटल करके अगर कोई मानक तैयार किया गया है तो ये है कि IPL प्लस T20 में 7000 रन बनाने वाला 8वां भारतीय बल्लेबाज कौन बना है, तो वो सूर्य कुमार यादव जी है। और इसमें अगर बात करें कि पहले नंबर पर कौन है, तो हमारे चीकू सर, विराट कोहली इसमें पहले नंबर पे आते हैं, जो कि 12000 करीब कुछ रन बना चुके हैं। अब बात करते हैं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 की, जो कि अभी वर्तमान का विषय है। ये कहाँ आयोजित की जा रही है, तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये किर्गिस्तान में किया जा रहा है। किर्गिस्तान और ये उज्बेकिस्तान वगैरह ये सेंट्रल एशिया के ही देश हैं। अभी मैं बात कर रहा था कोल्ड वार की, USSR के टूटने की, तो सेंट्रल एशिया के ये देश जो टूटे थे, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह, ये यहीं के हैं। अगर हम उज्बेकिस्तान की बात करें तो उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या होगी, ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, जहाँ पे हमारा सम्मेलन हुआ था और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कौन नहीं जानता है, उनका वहाँ एक घटना हुई थी उनके साथ में। और अगर किर्गिस्तान की बात करें तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, और ये सेंट्रल एशिया के देश हैं, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, और USSR से अलग होने के कारण ये हुई थी। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 जो कि किर्गिस्तान में आयोजित की जा रही है, और उम्मीद है कि ये भारतीय कुश्ती संघ के जो जाएंगे वहाँ पे खेलने के लिए या कुश्ती अपना जौहर दिखाने के लिए बढ़िया प्रदर्शन करके आएंगे। इसी के साथ मैं जलियांवाला बाग संघार के शहीदों को नमन करता हूँ
और मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ जितने भी मेरे जो देख रहे हैं, वाच कर रहे हैं या करते हैं, उनसे मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका सहयोग ही मेरे लिए एक ऊर्जा प्रदान करेगा। इसी के लिए मैं साथ धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।